जय हिंद साथी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूँ इतिहास का लेक्चर 14 क्लास 14, जिसमें हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, कालाशोक वंश, कालाशोक और नंद वंश के बाद और सारी चीजें हैं। मौर्य वंश भी हम पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, हम पुरानी चीज को एक बार रिवाइज कर लें कि कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुई। तो मैंने कल आपको ये बताई थी कि नागदशक की हत्या करके उसके सेनापति शिशुनाग ने ही एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसका नाम शिशुनाग वंश पड़ गया। ठीक है, तो मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी, शायद आपको याद हो गई हो। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो पुराने कल की क्लास में है, उसे जाकर आप लोग प्लेलिस्ट पे मेरे अपलोड है, उसे जाकर आप लोग देख लें। उसमें हमने बताया था हसीना मासूक के साथ भाग गई, जिसमें हरियक वंश को, जिसे प्रतिहंता वंश कहा गया है, कुछ सारी चीजें मैं उसको क्लियर करके रखा हूँ। तो आप लोग देख ले, तब आपको ये क्लास पढ़ने में बहुत आसानी होगी और हर चीज आपको क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, तो कहते हैं ना, मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि आज भी कह रहा हूँ, और ये चीज कहता ही नहीं बल्कि करके भी दिखाऊंगा कि पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना ही भूल जाओगे, और सारी नोट्स यहीं से तैयार होगी, ये मेरा वादा है। और जो भी एग्जाम होने वाले हैं इस 2024 में, 23 में, जो भी एग्जाम होने वाले हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, तो यहीं से उठेगा क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इसमें लापरवाही न करें और क्लास को बहुत अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, और दूसरी चीज कि हारने से पहले रोता है क्यों, हारने से पहले रोता है क्यों, तू अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। ठीक है, इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं तो दोबारा सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए बगैर देरी करे शुरू करता हूँ आज की क्लास। तो हम लोगों ने कल देखा कि नागदशक का जो सेनापति था शिशुनाग, तो नागदशक की हत्या करके उसने एक नए वंश की स्थापना की, जिसको कहते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग की स्थापना 412 से लेकर 344 ईस्वी ईस्वी पूर्व में की गई थी, मतलब BC, बिफोर ऑफ क्राइस्ट में। ठीक है, तो आगे देखें कि इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। ठीक है, शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता जो है, तो शिशुनाग की जो सबसे बड़ी सफलता थी वो अवंती राज्य थी। क्या हुआ था कि जब शिशुनाग इस वंश की स्थापना करके राजगद्दी पे बैठा, मगध के सम्राट पे बैठा, तो इसने सबसे पहले अवंती राज्य पे आक्रमण किया और उसने सफलता हासिल कर ली। तो जब अवंती राज्य पे सफलता हासिल कर ली, तो अवंती राज्य को शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिला लिया और अपने विस्तार को आगे बढ़ाया। तो इसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि अवंती राज्य थी जिसमें इसने आक्रमण करके जीत लिया था। ठीक है, तो इसने अपने राज्य, मतलब मगध साम्राज्य में अवंती राज्य को मिला लिया। फिर इसने क्या किया कि जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से इसने राजधानी को हटाकर वैशाली को अपना राजधानी बनाई। तो वही चीज मैं डिस्कस करूंगा कि देखिए, जब इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया और पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी और क्लियर हो गया होगा। क्या देखा कि नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया, किसने? शिशुनाग ने। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कल की क्लास में जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं की थी, वो ये था कि हरिजन वंश जो था, ये देखिए कुछ किताबों में है, ये है कि उदयन की जो 3 बेटे थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो ये कुछ किताबों में ये है कि अनिरुद्ध ने अपने पिता की हत्या की थी, उदयन की, और मार्तंड ने, मुंडक ने वो उसकी अनिरुद्ध की हत्या की थी, मतलब अपने बड़े भाई की। फिर मुंडक की हत्या नागदशक ने की थी, मतलब बेटे ने बाप को मारा, तो भाई ने भाई को मारा, फिर भाई ने भाई को मारकर मगध का सम्राट, आखिरी शासक कौन था? नंद हरियक वंश का, तो बना था नागदशक, जिसकी हत्या उसकी सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। ठीक है,
मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। और कुछ किताबों में ये है कि उदयन की बहुत समझदार था, और मतलब ये सब पूछे नहीं जाते हैं, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। वो समझदार था कि मेरी हत्या ना हो, क्योंकि उसने अपने बाप को मारा था, तो इसलिए परेशान नहीं हूँ। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। अगर ये पूछेगा कि उदयन की हत्या किसने की थी, तो आप लोग अनिरुद्ध लगाएंगे, क्योंकि अनिरुद्ध उदयन के सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। कालाशोक। कालाशोक जो है, यह शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। क्या था? उत्तराधिकारी। ठीक है, जिसने राजधानी वैशाली से हटाकर, बात को समझे, जिसने राजधानी वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र को पुनः बनाया। देखिए, जब शिशुनाग की जब उसने हटा जब शिशुनाग हटे, जब उसका सेनापति जो था, उत्तराधिकारी जो कालाशोक था, जब इसने गद्दी संभाली, तो उसने क्या किया, राजधानी को वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र को दोबारा अपनी राजधानी बना ली। और इसी के शासन काल में, किसके शासन काल में, तो कालाशोक के ही शासन काल में द्रुति बौद्ध संगीति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? उस जगह का नाम है वैशाली। ठीक है, गौतम बुद्ध मतलब कि बौद्ध संगीति, द्रुति बौद्ध संगीति वैशाली में जो हुई थी, वो किसके शासन काल में हुई थी? तो कालाशोक के शासन काल में द्रुति बौद्ध संगीति हुई थी। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर आगे देखें, महानंदिन या नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक थे। ये दो चीजें हैं। ठीक है, किस वंश के? शिशुनाग वंश के। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी आपको। आगे देखें, उसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है। नंद वंश की स्थापना जो होती है, वो 344 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व, मतलब बिफोर ऑफ क्राइस्ट, बीसी तक चलता है। इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसके 9 पुत्र थे। कितने? 9 पुत्र थे। 9 पुत्र। और इन्हीं 9 पुत्रों की वजह से इसे नौ नंद भी कहा जाता है। किस नंद वंश को? नौ नंद। नंद नंद से आप रिलेट करिएगा कि नंद वंश की जो स्थापना हुई थी, वो महापद्म नंद थे। इनके 9 पुत्र थे, और इस वंश के 9 राजा भी हुए, क्योंकि महापद्म नंद के बेटे 9 थे। तो सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है सारे राजा बनते हैं। और इसी वंश को, इसी कारण इसे 9 पुत्र होने के कारण इसे नौनंद भी कहा गया है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें और बताएं आपको क्लास कैसी लगी रही है। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में करें, जरूर करें। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और वीडियो को प्लीज अंत तक देखा करें, लास्ट तक देखा करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। आप लोग बीच में स्किप करके मत जाया कीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने नंदवंश तक देखा। अब देखिए, नंदवंश की स्थापना जो है वो महापद्म नंद ने की थी। ठीक है, अब देखिए आगे कि महापद्म नंद जो 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व, इसका मतलब बीसी, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, इसने स्वयं को एकराट कहा है। ये एक चीज याद रखिएगा, ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वयं को एकराट कहा है? एकराट। ठीक है, एकराट कहा है, तो आपको याद रहना चाहिए महापद्म नंद। ठीक है, इसने अपने आप को, स्वयं को, खुद को इसने एकराट कहा है। ठीक है, इसने सबसे पहले कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। किस पे विजय प्राप्त कर ली? कलिंग पर। ठीक है, तो कलिंग पर सबसे पहले किसने विजय प्राप्त की? तो महापद्म नंद ने सबसे पहले जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की, और एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख हमें कलिंग शासक खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। ठीक है, तो नहर की खुदाई किसने करवाई थी? महापद्म नंद ने। कलिंग विजय के बाद
एक नहर खुदाई की जिसका हमें जो उल्लेख मिलता है वो कलिंग शासक खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। ठीक है, ये याद रखें। देखिए मैं जैसे लिखते जाता हूँ ना, जैसे मैं लिखा हूँ ना, प्लीज आप भी नोट्स ऐसे ही बनाएं। अलग अलग शॉर्टकट वाला काम मत करिएगा, वरना जानते हैं आपको याद करने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। ऐसे रखेंगे तो आपको कहानी की तरह याद हो जाएगी। हिस्ट्री हिस्ट्री हमेशा कहानी की तरह ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, और कोई भी सब्जेक्ट को हमेशा कहानी से रिलेट कर लीजिए, मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा। लेकिन बस ये रखें, आप अपना कुछ इस तरह वो चीज ना करें कि क्या बनाया था, नहर किसने खुदाई थी, इसने जन्म कब हुआ, ये माता क्या नाम था, ये तो ऐसा ना करें। एक लाइन से पूरा लिखते चले, माता का नाम ये था, जैसे मैं लिखा रहा हूँ क्लास में वैसे ही करते हैं आप लोग। तो आगे देखें, तो जब हाथी गुम्फा अभिलेख में इनको कलिंग शासक खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उल्लेख किया है, तो नहर खुदाई की। ठीक है, महापद्मनन को पुराणों में, इसमें महापद्मनन को पुराणों में सर्व छत्रांतक की उपाधि दी गई है। ठीक है, सर्व छत्रांतक की उपाधि दी गई है। आगे देखें, इसी नंदवंश में ही महापद्मनन ने, देखिए ठीक है, नंदवंश में तो धनानंद जो थे वो महापद्मनन के 9 पुत्रों में से एक घनानंद भी थे। ठीक है, देखिए इनके 8 पुत्रों के बारे में नहीं पढ़ना है, ये चीज याद रखें। कभी एग्जाम में नहीं आता, कभी एग्जामिनर नहीं पूछता, घनानंद के बारे में पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि महापद्मनन के 9 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम घनानंद था। ठीक है, जो सिकंदर के समकालीन था। ठीक है, सिकंदर के समकालीन था। किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों में घनानंद को, इसमें ग्रीक यूनानी लेखकों में घनानंद को अग्रमीज, ये याद रखिएगा आप लोग, क्या चीज अग्रमीज कहा गया है। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक, क्या हुआ है, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। अब देखें घनानंद की मृत्यु कैसे हुई। तो चाणक्य थे ना, चाणक्य, चाणक्य को कौटिल भी कहा गया है। ठीक है, चाणक्य इनके पिता का नाम था। तो किसके, राजा के नहीं, जो चाणक्य के नाम से फेमस है ना, कौटिल नाम था। ठीक है, इनके पिता को भी चाणक्य कहते थे। तो चाणक्य है या फिर कौटिल या फिर विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी थी। बात समझ में आ रही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को मारा था, तो चाणक्य की सहायता से। तो ये चीज देखें कि चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी तथा एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम है मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहायता से, चाणक्य की सहायता लेकर घनानंद की हत्या कर देते हैं, तभी से मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, स्थापना की। और घनानंद के शासन काल में ही, देखें घनानंद के शासन काल में ही एक राजा था जिसको कहा जाता है कि पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन लास्ट में अपने ही सिपाहियों से वो हार गया। जल्दी से बताया कौन सा, तो मैं कहानी बता रहा हूँ। एक ऐसा राजा जिनकी सिपाही ने सिंध नदी को पार करने से मना कर दिया था। एक ऐसा राजा जो आम्भी और पोरस से जंग करना चाहा, और आम्भी तो समर्पण समर्पण कर लेते हैं, लेकिन पोरस जो है इनसे जंग करते हैं और फिर भी पोरस हार जाते हैं। मैं सब चीजें आगे पढ़ाऊंगा। तो उनका नाम था सिकंदर, मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। तो पोरस हार जाते हैं, लेकिन इसकी बहादुरी को देखकर, पोरस की बहादुरी को देखकर सिकंदर ने उनके पूरे साम्राज्य को वापस कर देता है और उनकी एक अच्छी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। ठीक है, तो घनानंद के ही शासनकाल में सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व बिफोर ऑफ क्राइस्ट भारत पर आक्रमण किया था। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो को प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज वीडियो को पूरी देखा करें, अंत तक देखा करें। ठीक है, चलिए ठीक, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लें।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और क्लास आप लोग को अच्छी लग रही होगी। चलिए ठीक, फिर अब हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सिकंदर आक्रमण किया है। सिकंदर के बाद हम लोग मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और कार्ड पीट हर चीज अब शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि सिकंदर जो है घनानंद के ही शासनकाल में 325 ईस्वी ईसा पूर्व में ये भारत पर आक्रमण कर गया था। अब देखें, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में, ठीक है, हुआ था। यह मेसोडोनिया एक जगह है। कितने में जन्म हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। या मेसोडोनिया, ये चीजें जो अब मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ सिकंदर के बारे में, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखें कि इसका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। या मेसोडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय। देखिए, अब फिलिप द्वितीय क्या है? देखिए, किसी किसी किताबों में आप इसे लूसेंट अगर पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ फिलिप ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया और ये पूछा कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप, फिलिप द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों, तो क्या करेंगे आप? तो देखिए, जब फिलिप द्वितीय का ऑप्शन हो तो आप फिलिप द्वितीय ही लगाएं। ठीक है, जब फिलिप द्वितीय न रहे, सिर्फ फिलिप ही रहे, तब आपका आंसर फिलिप होगा। ये चीज आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, देखिए मैं हर चीज आपको क्वेश्चन के हिसाब से भी बता देता हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे चल के ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो ये मेसोडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। पिता की मतलब फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद, मतलब पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर जो है यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक बना। कहाँ का शासक बना? पहले मकदूनिया का। ठीक है, सिकंदर ने सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। इससे आप यार रिलेट करिएगा कि सिकंदरिया नामक की स्थापना किसने, नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर। सिकंदर जो बना सिकंदरिया। ठीक है, उसने अपने ही नाम से रिलेट करके या लगा दिया था सिकंदरिया। ठीक है, नगर की स्थापना जो है काबुल व सिंध के मध्य में करवाई थी। मतलब जो काबुल शहर है और सिंध के प्रांत में, तो बीचों बीच में जो है उसने सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना कराई थी। इसके गुरु का नाम अरस्तु है। देखो, कुछ किताबों में अरस्तु लिखा हुआ है और कुछ किताबों में अरस्तु लिखा हुआ है। ये अरस्तु ज्यादा फेमस है, इसे शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हो। ठीक है, तो अरस्तु अरस्तु थे जो प्लेटो के शिष्य थे। क्या थे? जो प्लेटो के शिष्य थे। देखो, अरस्तु के शिष्य कौन? सिकंदर। और प्लेटो के शिष्य कौन? अरस्तु। तो बात समझे ना कि अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु थे तथा प्लेटो के शिष्य थे। ठीक है, अब देखिए अरस्तु द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं, उसको देखें। जैसे भौतिकी, कविता, अध्यात्म, तर्कशास्त्र। देखिए, अब कौन सी किताबें ज्यादातर पूछी जाती हैं? जैसे राजनीतिक शास्त्र पूछी जाती है। ठीक है, उसके आगे देखें नीति शास्त्र और जीव विज्ञान। ऐसे कई विषय की इसने रचना की। ठीक है, तो ज्यादातर ये पूछी जाती है, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, तर्कशास्त्र, ये किताबें ज्यादा पूछी जाती हैं। अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी है? तो मैं फिर बता दूं, भौतिकी, कविता, अध्यात्म, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान, ऐसे कई विषय की इसने रचना की थी। अब देखें, सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, सिकंदर जो भारत एंट्री किया था तो किस दर्रे से किया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिकंदर खैबर दर्रे से भारत में आया। इसका पहला आक्रमण जो हुआ था वो तक्षशिला में हुआ था। ठीक है, जहां का राजा आम्भी और पोरस के विरुद्ध किया। अब यहीं पर जब इसने आक्रमण किया तो आम्भी जो है ना, वो थे थोड़े डरपोक। ठीक है, बुजदिल जिसको कहते हैं। उन्होंने ये सोचा कि मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं,
वैसे राजा होकर तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप राजा हैं किसी राज्य के तो अच्छा, मैं किनारे हट जाऊँ तो आप लोग लिखते भी रहें। तो अगर आप किसी राज्य के राजा हैं तो आपको बहादुरी के साथ लड़ाई करनी चाहिए, जंग करनी चाहिए। फिर जिंदगी और मौत क्या मिलती है, शहादत मिलती है कि आप हारते हैं, वो अलग सारी चीजें हैं। तो आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के सामने। लेकिन ये बंदा जो है पोरस, ये बहुत बहादुर था, इसने आत्मसमर्पण नहीं किया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग लिख लिए होंगे। तो पोरस ने जब आत्मसमर्पण नहीं किया तो यहीं पे चल के पोरस की से जंग जब होती है तो पोरस हार जाते हैं। तो इन्हीं की बहादुरी के देखकर सिकंदर ने इनके पूरे साम्राज्य को वापस कर देते हैं और इनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब थोड़ी सी और चीजें हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर हम लोगों ने देखा कि जब सिकंदर का आक्रमण होता है झेलम नदी के पास, झेलम और चिदाब नदी के बीच जो पड़ता है, तो वहां पे दो राजाओं के साथ, एक का नाम था आम्भी, एक का नाम था पोरस। मैंने बताया आम्भी बहुत डरपोक थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन पोरस बहुत बहादुर था, उससे सिकंदर से जंग करनी पड़ती है और उस जंग में वो हार जाता है। वही चीज मैं आगे देखता हूँ। देखिए, इन दोनों का राज्य जो है, आम्भी और पोरस का राज्य जो है, वो सॉरी झेलम और चेनाब नदी के बीच पड़ता है। ठीक है, झेलम और चेनाब नदी के बीच पड़ता है। और पंजाब के शासक पोरस को सिकंदर से युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, इस युद्ध को हाइडे स्पीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखें। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध होता है उस युद्ध को हाइडे स्पीज का युद्ध या फिर झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। एग्जामिनर एग्जाम में यही पूछता है कि हाइडो स्पीज किससे संबंधित है, तो ऑप्शन होगा पोरस और सिकंदर से। और तथा इस युद्ध का दूसरा नाम क्या है, झेलम और वितस्ता के युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि झेलम और चिनाब नदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में। आगे देखिए, सिकंदर के स्थल मार्ग, जो स्थल मार्ग का मतलब क्या, जो जमीनी रास्ता जो बताया करते थे, उसका जो सेनापति था उसका नाम था क्रेटेरस। क्या नाम था? क्रेटेरस था। तथा जो जलराग जब नदियों के बीच में पहुंचती थी सिकंदर की सेना, तो उसका जो रास्ता दिखाने वाला, रास्ता चलने वाला जो होता था, उस वो थे कौन? निर्याकस। ठीक है, जलमार्ग का सेनापति कौन था? निर्याकस। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये चीज। तो सिकंदर के जो जमीनी मार्ग मतलब स्थल मार्ग का जो सेनापति था उसका नाम था क्रेटेरस। तथा जल मार्ग, जो पानी जो नदियों में पहुंचा करते थे, उसको जो पार करने के उसका जो रास्ता बताया करते थे, उसका जो सेनापति था वो था निर्याकस था। और इसकी मृत्यु मतलब सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में 29 वर्ष की अवस्था या फिर 33 वर्ष की अवस्था। देखिए, ये ज्यादातर ठीक है। क्यों? क्योंकि सिकंदर की जो पैदाइश हुई, डेट ऑफ बर्थ जो थी उसकी, वो 356, और जो इसकी मृत्यु हुई वो है 323। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 33 वर्ष ही निकल के आती है। कुछ किताबों में 29 वर्ष लिखा है, कुछ किताबों में 33 वर्ष लिखा है। ठीक है, ज्यादातर 33 वर्ष आप लोग ठीक करिएगा। और एग्जाम में दो में से कोई एक ही डेट पूछी जाएगी। तो 29 वर्ष अगर पूछता है तो 29 वर्ष भी ठीक है, और 33 वर्ष पूछेगा तो 33 वर्ष भी ठीक है। वैसे डेट डेट नहीं पूछी जाती, इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। ना इनकी पैदाइश पूछी जाती है, ना इनकी मृत्यु जल्दी पूछी जाती है। की अवस्था में कहाँ पर हुई थी ये जरूर पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो ये आप याद रखें, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। और सिकंदर का प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो बाऊ केफला नाम था, जिसके नाम पर इसने जो है झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया। उस नगर का नाम बाऊ केफला रखा। बाऊ केफला किसका नाम था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम था। ठीक है, तो सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो था
उसका नाम था बाऊकेफला, और जिसके नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए, मैं फिर से बताऊं कि आपको मेरी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हो गई तो प्लीज वीडियो को आप लोग रिवर्स कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर से आपको क्लियर। मैंने अपना 100% दिया है, कोशिश किया हूँ कि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अगर मुझसे जुड़े हैं तो आपके साथ किसी भी तरह की लापरवाही हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक बात मैं यही क्लियर कर दूं। इसके स्थल मार्ग का मैंने सेनापति बता दिया, जलमार्ग का सेनापति बता दिया, फिर ये घोड़े का नाम बता दिया, इनकी मृत्यु कब हुई थी, पैदाइश कब हुई थी, ठीक है, इनके पिता क्या नाम, तो मैंने सारी चीजें, किसके किसके बीच जंग हुई थी, कौन बहादुर था कौन डरपोक था, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और रिक्वेस्ट है एक बार फिर से आपसे कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल नए क्लास में, नई उमंग नई जोश के साथ। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।